यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड चैप्टर, क्लास 9 साइंस। इसकी हम समरी करते हैं। देखो, साउंड जो चैप्टर है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हम इसको हिट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा और इसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, वेव के बारे में क्या लिखा हुआ है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, देन इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट फॉरवर्ड देमसेल्फ। क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो अब इसको यहाँ से वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ से हिट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट में क्या होगा, ये थोड़ा सा पहले आगे जाएगा और फिर ये पीछे आएगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास ये ट्यूनिंग फॉर्क है और हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हल्का सा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा और अब ये वाइब्रेट करता रहेगा अपनी ही जगह पे। तो क्या होगा, अगर मान लो एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है तो ये पहले अपने आगे वाले पार्टिकल्स को पुश करेगा जिससे आगे वाले पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, तो ये एक रीजन बन जाएगा कंप्रेशन। फिर ये क्या करेगा, ये इनको पुश करके वापस आ जाएगा। तो अब जब ये वापस आएगा तो पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे रेयरफैक्शन। फिर आगे वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, आगे वाले पार्टिकल्स पुश करके अपनी जगह वापस आ जाएंगे। तो जब आगे वाले पार्टिकल्स पुश करेंगे दूसरे को तो बन जाएगा रीजन ऑफ कंप्रेशन, तो बन जाएगा कंप्रेशन। और फिर जब पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे तो अगेन पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो बन जाएगा रेयरफैक्शन। तो ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन की वजह से एक वेव बनेगी, वो वेव ट्रेवल करेगी आगे। पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं बट एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है ये, When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of, creating a region of high pressure। यानी जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो अपने आगे वाली एयर को पुश करेगा और वो कंप्रेस हो जाएगी, जिसे बोलेंगे कंप्रेशन। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड when the vibrating object move backward, जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड आएगा, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और उसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। As the object moves forward and as the object moves back forth and rapidly, a series of compression and rarefaction is created। यानी एक सीरीज बन जाएगी कंप्रेशन रेयरफैक्शन की और इसकी वजह से जो साउंड है, दिस मेक्स द साउंड वेव प्रोपगेट। इसकी वजह से जो साउंड वेव है वो प्रोपगेट करेगी थ्रू द मीडियम। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन यानी जहां पे पार्टिकल्स हाई प्रेशर में, फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हुई है बट इसने अपने आगे वाली पार्टिकल्स को पुश कर दिया, जब ये आगे गई तो कंप्रेशन, और जब ये वाइब्रेट ट्यूनिंग फॉर्क वापस आ गई तो बना रेयरफैक्शन। इस तरह एक वेव ट्रेवल करेगी तो उसे हम कहेंगे, उस वेव को हम बोलेंगे साउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन किसे बोलेंगे, जहां पर पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो वो कंप्रेशन है, और दूसरे को बोलेंगे रेयरफैक्शन। अब आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है यहाँ पर। एक यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। चैप्टर समरी कर रहे हैं हम इसकी। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक हमारे पास दिया हुआ है ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव में हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या दिया हुआ है हमारे पास वो देख लेते हैं। साउंड वेव प्रोपगेशन का एक तो दिया हुआ है, in these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the propagation of the disturbance। क्या मतलब है इसका, कि पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे। यानी अगर मेरे पास कोई भी एक वेव चल रही है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स, अगर वेव मेरी ऐसे चल रही है तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, पार्टिकल्स भी इस तरह ही मूव करेंगे। लाइक पार्टिकल्स अपनी ही जगह से इधर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो पार्टिकल्स भी कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक और तरह की वेव है ट्रांसफर वेव। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रांसफर वेव के अंदर, in a transfer wave particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travel। अब ये कह रहा है इसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेंगे। पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे along the direction of wave propagation, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर वेव।
जैसे वहां पे लिखा हुआ है वाटर का एग्जाम्पल है, when we drop a pebble in a pond the waves you see on the water surface is an example of transfer wave। यानी जो वाटर वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रांसफर वेव्स है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव की, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सब चीजें हमें डेफिनेशन करनी है। और एक आएगा वेवलेंथ। इसके लिए हमें एक साउंड वेव बना के देखनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक साउंड वेव बना देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक साउंड वेव है, इस तरह एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक आएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो अपनी मीन पोजीशन से एक पार्टिकल कितना मैक्सिमम जा रहा है वो एम्पलीट्यूड होता है। ये मैक्सिमम कितना जा रहा है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अब एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, मान लो यहाँ पे टाइम दे दिया 1 सेकंड, तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगी, जैसे ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। फिर मान लो मैं एक और बना रहा हूं तो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है। हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन कहाँ पे है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है, वो क्या दिया हुआ है, जैसे कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेशंस आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। यानी जो कर्व का अपर पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम में, ये जो अपर पोर्शन है ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और नीचे वाला ये रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है, ठीक है। वो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। रेयरफैक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है, रेयरफैक्शन आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर व्हेन पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला अ पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड अ वैली इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। अ पीक इज कॉल्ड अ क्रस्ट एंड अ वैली इज कॉल्ड अ ट्रफ। आगे चलते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ की डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक वेव है, मैंने एक वेव बना दी यहाँ पर ऐसे। अब ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो होते हैं, दो सक्सेसिव जो होते हैं, एक के बाद एक वाले, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। सिमिलरली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ में क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये वेवलेंथ लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन मार्क करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ऐसा यूनिट होती है मीटर। एक वेव की लेंथ बेसिकली वेवलेंथ होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे न्यू करके बनाते हैं, लाइक इस तरह बनेगा न्यू करके, ये सिंबल होता है। सो इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय वी दैट इज न्यू। ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगी हर्ट्ज, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान रखना है, कभी कभार किलो हर्ट्ज लिखा होता है, तो अगर कहीं पे किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर इसके बाद। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट ऑसिलेट होने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक बार ऑसिलेट होने में जितना टाइम, एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। अब एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, वो ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन आएंगे आगे। पिच और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस और पिच किस पे डिपेंड करेगी, तो इसको हम समझते हैं डायग्राम की फॉर्म से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। ये पता लगेगा हमें एम्पलीट्यूड से। सो लाउडनेस कैसे पता लगेगी, एम्पलीट्यूड से। जैसे आप देख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब ये लाउडर साउंड है। इनका एम्पलीट्यूड कम है, इसका मतलब ये सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, मोर द एम्पलीट्यूड लाउडर विल बी द साउंड। इसके लिए हमें ये 2 वेव फॉर्म्स बनानी है। आगे आते हैं, पिच किस पे डिपेंड करेगी। देखो पिच डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। देख लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी
द हाइयर इज द पिच। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशंस, जितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है, मान लो मैंने यहाँ पर बनाया कि ये ऐसे बहुत बार ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये हाई पिच है, और मान लो ये सिर्फ ऐसे 2 बार यहाँ पे दिखा दिया तो ये लो पिच है। तो पिच का डायग्राम देखते हैं कहाँ बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखो बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, इसका मतलब ये हाई पिच है, इसमें कम वाइब्रेशन है तो ये लो पिच है। तो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये 2 वेव फॉर्म्स आएंगी इसकी। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो पिच का डायग्राम क्लियर हो गया आपको, ये पिच का डायग्राम है, ये वाला हाई पिच का है और ये वाला लो पिच का डायग्राम है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्वालिटी। क्या होता है क्वालिटी? सो quality or timbre of a sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। यानी अगर 2 साउंड है जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो क्वालिटी से हमें पता लगेगा कि दोनों साउंड में कितना डिफरेंस है। तो कैसे पता लगेगा? द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट, जो हमें ज्यादा प्लीजेंट लगेगी, इट इज सेड टू बी अ रिच क्वालिटी, और जो साउंड हमें रिच क्वालिटी की नहीं लगेगी, इसका मतलब वो नॉइस होगी। ठीक है, अब देखते हैं टोन में क्या दिया हुआ है, नोट में क्या दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्या बोलेंगे? टोन बोलेंगे। एंड द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड अ नोट। इसे बोलेंगे नोट। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आपको याद रखना है, एक रिलेशन है जो कि फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब देखो क्या होता है, जो साउंड ट्रेवल करेगी ना, साउंड सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करती है वो सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। तो सबसे ज्यादा वो ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी सॉलिड्स में, उसके बाद जो है वो है लिक्विड, और उसके बाद आएगा गैस। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, मैक्सिमम होगी सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम स्पीड होगी गैस में। यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, द साउंड ऑफ ए, यहां पर एक लिखा हुआ है, द साउंड ऑफ ए थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। यानी लाइटनिंग के टाइम पे जो थंडर की साउंड होती है वो बाद में आती है, लेकिन लाइट पहले आती है। इसका रीजन क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ये तो हमने अभी पढ़ लिया। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। इसको आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू, और वो जो एग्जाम्पल है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपका यहाँ मेंशन है। दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड। तो 22 डिग्री पे कितनी हो जाएगी? 344 मीटर पर सेकेंड। इससे ये क्लियर हुआ कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, सेम वैसे ही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी आपने याद होगा, आपने स्पीड ऑफ लाइट का आपने पढ़ा होगा इस तरह। यानी अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो हमने लाइट में क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो ये हमने बनाया इंसिडेंट रे, और यहाँ पे है नॉर्मल, तो ये एंगल हुआ एंगल आई, तो लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कितने एंगल से? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये पढ़ा होगा आपने। सेम वैसे ही साउंड फॉलो करेगा, यहाँ पर भी सेम चीज है कि साउंड भी फॉलो करेगा सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि साउंड जो है वो सेम फॉलो करेगा। देखो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, साउंड के बारे में लिखा हुआ है, लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। ठीक है, तो इक्वल एंगल्स बनाएगा। इक्वल एंगल वो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई साउंड जा रही है, मैंने यहाँ क्लॉक को रखा हुआ है और 2 हॉलो पाइप रखे हुए हैं, तो यहाँ से जब साउंड जाएगी तो जितना भी ये वाला एंगल है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी और हमें सुनाई देगी। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एको। अब देखो एको क्या होता है। एको को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक जगह से एक सोर्स ऑफ लाइट जा रही है, तो मान लो मेरे पास यहाँ से एक लाइट गई और यहाँ पे कोई भी वॉल है, यहाँ पे कोई भी वॉल है,
जहां से लाइट, जहां से साउंड टकरा के वापस आएगी। तो ये जो साउंड हमारी जा रही है ये तो हमारी यहाँ से ओरिजिनल साउंड जा रही है, और यहाँ से जो साउंड वापस आ रही है ये हमारी एको है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स पे होता है, हम कुछ बोलते हैं तो साउंड रिपीट होके आती है, तो ये हमारा एको होता है। तो एको सुनने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होता है कि इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, यानी यहां से और यहां से लेकर जो मिनिमम एक डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। एक तो ये होता है, और दूसरा ये जो ओरिजिनल साउंड और जो एको प्रोड्यूस हो रही है इसमें टाइम गैप होना चाहिए, और टाइम गैप होना चाहिए कम से कम 0.1 सेकेंड का। ये दो कंडीशंस हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है हमारे पास एको, दो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहला तो यहाँ पे है टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज 17.2 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल इट शुड बी 17.2 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन फॉर एको। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रेवर्बरेशन। देखो रेवर्बरेशन क्या होता है कि मान लो आप एक बिग हॉल में हो और वहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी साउंड एब्जॉर्ब करने का मटेरियल नहीं है, एक स्पीच चल रही है और बार बार वही आवाज गूंजे जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेवर्बरेशन। यानी वो बार बार रिपीट होती जा रही है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, तो वो होता है रेवर्बरेशन। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन that results in the persistence of sound, persist मतलब वहीं पे वो ठहर रही है, मतलब बार बार गूंजे जा रही है वहां पे, तो उसे बोलते हैं रेवर्बरेशन, इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। और कहीं पर भी ऐसी स्पीच चल रही है या ऑडिटोरियम है, वहां पर रेवर्बरेशन को हमें कम करना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेवर्बरेशन, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। आगे आएगा हाउ टू रिड्यूस रेवर्बरेशन। सो अगर हमें इसको कम करना है तो हमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाने पड़ेंगे। टू रिड्यूस रेवर्बरेशन the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fiber board, rough plaster और draperies। तो क्या होगा, हमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाने पड़ेंगे, जैसे थिक कारपेट्स हो गया, हैवी कर्टन्स हो गए। उसके अलावा द सीट मटेरियल आर आल्सो सिलेक्टेड, सीट का जो मटेरियल्स होता है वो भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। यानी जो सीट का मटेरियल है वो भी इस तरह चूज करेंगे कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास और वो है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन होता है मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इस तरह सारे डिजाइंड होते हैं टू सेंड द साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला यूज तो होगा मेगाफोन्स में, लाउड हेलर्स में, हॉर्न्स में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होगा। यानी साउंड यहां से जब आगे निकलेगी तो साउंड कैसे जाएगी, साउंड यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आगे जाएगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है स्टेथोस्कोप। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पे इस तरह का एक पाइप है और यहाँ पे जो साउंड ट्रेवल करती है ये भी कैसे ट्रेवल करेगी, पेशेंट के हार्ट बीट से मान लो मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, साउंड जब ट्रेवल करेगी तो इस तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड आगे की तरफ उसके डॉक्टर के ईयर्स तक जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, इन स्टेथोस्कोप the sound of the patient heartbeat reaches the doctor's ear by multiple reflection of sound। और थर्ड एप्लीकेशन है इसका, जो सीलिंग्स होती हैं वो कवर्ड क्यों होती हैं। गिव रीजन में क्वेश्चन आता है। जनरली द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। ये कर्व्ड क्यों होती हैं, ये कर्व्ड इसलिए होती हैं ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड सब तक पहुंच सके, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। तो ये हमारे पास टॉपिक था मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास और वो है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग में क्या होता है कि हम कौन सी साउंड को सुन सकते हैं। देखो हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है सुनने की, हम कितनी साउंड को सुन सकते हैं, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। इन साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम इजीली सुन सकते हैं। और फिर दो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, दो तरह की साउंड आती है, एक होती है इंफ्रासाउंड और एक होती है अल्ट्रासाउंड। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे बोलेंगे इंफ्रासाउंड, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। तो देख लेते हैं एक बार द ऑडिबल रेंज, देख लेते हैं यहाँ पर कि हम इसको मार्क कर लेते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी ह्यूमन बींग्स के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। अब साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड और इंफ्रासाउंड।
ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम की अगर जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इंफ्रासाउंड? एक तो है रिनोसेरोसिस, कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। उसके अलावा व्हेल्स और एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड्स इन द इंफ्रासोनिक रेंज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे? अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइसेस, ठीक है। मॉथ्स ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो इनके अंदर भी क्या होता है? इनके अंदर भी अल्ट्रासोनिक होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कौन कौन से, डॉल्फिन है, बैट्स है, पोर्पोइसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद। और बैट्स के बारे में भी आ सकता है कि बैट्स भी क्या करते हैं, बैट्स भी किस तरह करेंगे, बैट्स के लिए भी अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है। रैट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। बैट्स के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बैट्स अपना प्रे किस तरह, बैट्स अपना मतलब शिकार किस तरह ढूंढते हैं, बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है हमारे पास दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो अल्ट्रासाउंड कहाँ पे यूज होगा? फर्स्ट एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी क्लीन करने में काम आता है, ये चीजों को क्लीन करने में यूज होगा। ऑब्जेक्ट्स आर टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालेंगे ऑब्जेक्ट्स को। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट हम देख लेते हैं। सो ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच एंड ड्रॉप आउट। जो पार्टिकल हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो डिटैच हो जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक। यानी मेटल ब्लॉक आप डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पर भी क्रैक्स हैं उसको फाइंड करने में यूज़ होगा इसका। तो यहाँ से हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को भेजेंगे और यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है डिटेक्ट हो जाएंगी कि वो बाहर आ गई हैं। लेकिन बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पे कोई भी फ्लॉ है, तो यहाँ से टकरा के अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होंगी, यहाँ तक जाएंगी और यहाँ से टकरा के वापस आ जाएंगी, और यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो उससे पता लग जाएगा कि बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ पे पार्ट की प्रॉब्लम है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ होगा? एकोकार्डियोग्राफी में यूज़ होगा, ठीक है। और कहाँ यूज़ होगा? एकोकार्डियोग्राफी, यानी हार्ट को चेक करने के लिए। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी, यानी ईसीजी में यूज़ होगा। यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को हार्ट पे भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हार्ट के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ भेजेंगे, और वहाँ से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो हम स्क्रीन पे देख पाएंगे कि हार्ट की क्या कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर जो होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, यानी हार्ट के अलावा बाकी ऑर्गन्स को चेक करने के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, इन सब को चेक करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है इस टेक्निक में? इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रीजन वेयर देर इज अ चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। अब जहाँ पर भी क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी ऑर्गन्स पे, और जहाँ पर भी टिश्यू डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी तो वहाँ से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी, जिससे पता लग जाएगा वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन। ये जो वेव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वहाँ से इमेजेस जनरेट हो जाएंगी उस ऑर्गन की, और हम पता लगा पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है उस ऑर्गन में। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़। अल्ट्रासोनोग्राफी का वहाँ पर भी यूज़ करते हैं फीटस को चेक करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि फीटस की क्या कंडीशन है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ भी चेक होगा। और लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी। यानी किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसको ब्रेक करने में भी काम आता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेंगी, किडनी में जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसको ब्रेक कर देंगी इनटू फाइन ग्रेन्स
दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद द यूरिन, यानी वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो स्टोन के छोटे छोटे ग्रेन्स बने थे, अब वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो ये था पूरा चैप्टर आपका, साउंड चैप्टर की पूरी समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस तरह की समरी आपको कैसी लगी, और आप किसी और चैप्टर की भी समरी चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।